एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम मिशन बुनियाद एंट्रेंस लेवल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेवल 2 है, जो पिछले साल का पेपर है 2024-26 का, जो उसके जो सॉल्यूशन है हम वो इस वीडियो में कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 25 नंबर सम तक कर लिए हैं। आज हम 26 नंबर सम से शुरू करेंगे। तो पिछली 3 वीडियो 1 से 10 सम, 11 से 20 और 21 से 25 तक के जो 3 वीडियो हैं पिछले, वो भी आप देखना ना भूलें। तो आइए अब 26 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 26 नंबर सम में एक समलंब की समांतर भुजाएं DC और AB क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो 26 नंबर सम में हमें लिखा है एक समलंब की समांतर भुजाएं DC और AB 12 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। इसकी गैर समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर के बराबर है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह हमें एक समलंब जो है चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसकी दो भुजाएं हमें 12, ये ऊपर वाली 12 मान लीजिए। थोड़ा सा इसको सही करके बना के दिखाते हैं आपको। तो ऊपर वाली 12 दी हुई है और नीचे वाली हमें 36 सेंटीमीटर दी है बड़ी भुजा। तो इसका नाम लिख लेते हैं पहले AB और CD। तो यानी ये DC जो है 12 है और AB 36 है। तो इसके बाद हमें यहाँ लिखा है इस गैर समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी इनकी लंबाई जो है AD और BC जो गैर समांतर है, समांतर नहीं है, वो 15-15 सेंटीमीटर के बराबर है। हमने समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। D से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसी तरह C से एक परपेंडिकुलर हम AB पर ड्रा करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो दोनों को, यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर है ऊपर वाली, तो ये भी 12 होगी। तो अब ये जो A से शुरू होती है, आइए आपको डायग्राम दिखाते हैं जो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इस तरह ये AB और CD यहाँ 12-12 है और गैर समांतर भुजाएं 15-15 है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया AB पर DE और CF। तो ये जो लाइन है EF ये 12 सेंटीमीटर होगी। और अब ये AE और FB जो रह गई हैं, जो शेष 24 रह गया है दोनों का योग, तो ये भी दोनों बराबर 12-12 हो जाएंगी, AE और FB। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं, ये जो है CD जो है EF के समांतर है और DE जो है ये वाली भुजा DE ये CF के समांतर है। यानी ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है। तो ये वाला जो है DC ऊपर से शुरू करें, अगर DCEF ये वाला जो है एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें हमें यहाँ पर जो कोण है, ये वाले जो कोण है, इसके अंदर वाले कोण ये 90-90 के दिए हुए हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कम कर लेते हैं। DEF और CFE यानी ये दोनों को 90-90 के दिए हैं यहाँ पर। तो जो दूसरे कोण इस साइड पे बन रहे हैं वो भी 90-90 के होंगे। तो अब हम इसकी बात करें अगर, तो ये एक जो है ये भुजाएं हमें पता नहीं, यानी अगर हम देखें तो EF और DC 12-12 है, DE और CF है जो आपस में बराबर होंगी। तो ये एक आयत बन रहा है। तो आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पर आगे हमें ये लिखा हुआ है, जो नीचे वाली लाइन जैसे मैंने पहले बताया, ये सारी लाइन AB हमारे 36 दी हुई है, EF हमने अभी बताया आपको 12 है। तो AE और FB यहाँ पर निकाली गई है। तीनों का योग जो तीनों पार्ट का 36 है, AB के बराबर है। FE हमने 12 आपको बताया। AE और FB बराबर हैं, तो AE की जगह FB की जगह पर भी मैंने AE लिख दिया, तो 2 AE हो गया ये। तो अब 12 दूसरी साइड में ले जाकर हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 AE बराबर 24 आ जाएगा और 2 जो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो AE की वैल्यू भी 12 आ जाएगी और FB भी 12 के बराबर होगी, तीनों समान है। इसके बाद आइए अब हम ये जो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं AED, ये वाला जो त्रिभुज है AED, इसमें जो भुजा रह गई है हमारे पास, AE हमें दी हुई है 12, AD हमें 15 दी है। हम H ये जो हाइट है समलंब की ऊंचाई
ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD का स्क्वायर बराबर है DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। हमें अब DE निकालनी है तो AE दूसरी साइड में आकर माइनस हो जाएगी। तो AD हमें 15 दी है और AE 12 दी है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 225 माइनस 144 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा, यानी DE का स्क्वायर 81 आ जाएगा। और अब 81 जो है 9 का वर्गमूल है तो DE की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी ये जो यहाँ पर DE है हमारे पास 9 आ गई है, यानी ऊंचाई है जो समलंब की वो हमारे पास 9 आ गई है। अब समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना ऊंचाई, अब 9 है गुना में जो समांतर भुजाएं हैं 12 और 36 उनका योग, तो इनको हम गुना करेंगे 1/2 गुना 9 गुना 12 और 36 48, 2 के साथ काटेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 को हम 9 से गुना कर देंगे तो इस तरह गुना करने पर ये 216 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नीचे आपके लिए सम को किया है, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुना ऊंचाई ब्रैकेट में दोनों समांतर भुजाओं का योग, तो 48 आ गया योग। 48 को 2 और 48 को काट दिया तो 2 पर 24 आ गया, 24 और 9 की गुना 216 वर्ग सेंटीमीटर आ गई है। तो आइए इसका यानी हम जो है C ऑप्शन है 216 है, इस पर आपने टिक लगा देना। इसके बाद 27 नंबर सम देखते हैं। 27 नंबर सम में लिखा है यदि किसी निश्चित दिन 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो उस दिन 1 हेक्टेयर खेत में कितने लीटर पानी गिरा होगा। तो यानी 5 सेंटीमीटर वर्षा एक दिन हुई है तो उस दिन हमने एक खेत में जो उसका एरिया है 1 हेक्टेयर है उसमें बताना है कितने लीटर पानी गिरा होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे पास 1 हेक्टेयर है उसको हम लीटर में यानी निकालते हैं, तो 1 हेक्टेयर जो है वो 100 गुना 100 यानी 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। तो अब 1 हेक्टेयर जो है 10,000 वर्ग मीटर के बराबर है। अब हमने 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है तो 5 को हम मीटर में बदलेंगे तो ये 5/100 मीटर आ जाएगा। तो 10,000 हेक्टेयर को हम 5/100 के साथ गुना कर देंगे तो इनको 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएंगी तो ये 500 घन मीटर जो है हमारे पास वर्षा आ जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें तो ये 10,000 वर्ग मीटर है और ये मीटर है तो वर्ग की जो मीटर की पावर 2 और 1 ये 3 हो जाएगी। 1 घन मीटर जो है 1000 लीटर के बराबर है। तो अब 500 का निकालने के लिए हम इसको 1000 लीटर के साथ गुना कर देंगे तो ये हमारे पास जो है 5 लाख लीटर जो है आ जाएगा, यानी जो 5 लाख लीटर हमारे पास ऑप्शन जो है बी में इसका उत्तर है। तो आपने बी ऑप्शन पर टिक लगाना है। आइए अब अगला सम करते हैं। 28 नंबर सम में लिखा हुआ है एक ठोस घन को समान आयतन वाले 2 घनाभों में काटा जाता है। दिए गए घन के कुल सतह का क्षेत्रफल और एक घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें एक घन दिया हुआ है, इस घन को जो है ये इस तरह घन होता है जो इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, इस तरह हम बना सकते हैं पेज पर। तो इस घन को जो है 2 घनाभों में काटा गया है, यानी यहाँ से बीच में से इसको काटा गया है तो ये 2 साइड जो बन गए हैं ये 2 घनाभ बन गए हैं। तो हमने इनका जो है दिए गए घन के कुल सतह का क्षेत्रफल और घनाभ के कुल एक घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो ये डायग्राम मैंने बनाया है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये इस तरह एक घन होता है जिसकी सभी भुजाएं हमने ए के समान मान ली है प्रत्येक भुजा। अब इसको बीच में से इस तरह काट दिया तो हमारे पास इस साइड में और इस साइड में 2 जो है घनाभ प्राप्त हुए। यहाँ से इसको इस साइड से यहाँ से बराबर 2 भागों में काटा गया है। तो अब जहाँ से अगर बराबर से यहाँ से काटेंगे तो ये पूरी भुजा जो थी ए थी तो ये a/2 हो जाएगी, ये साइड ये भी a/2 हो जाएगी और नीचे भी a/2 और a/2 हो जाएगी। अब हम जानते हैं घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, 6 गुना भुजा का वर्ग। तो भुजा हमने a मान ली है तो 6 गुना भुजा a का वर्ग तो 6a² आ जाएगा। अब एक घनाभ का जो क्षेत्रफल है वो होता है हमारे पास 2 गुना
L गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। तो यानी तीनों सतहों का क्षेत्रफल जोड़कर उसका दुगना। तो जो पहली सतह है उसका क्षेत्रफल बनेगा A/2 गुना ए। तो ए जो है एक साइड ए होगी और एक साइड A/2 होगी। इस तरह जो एक जो घन बनेगा, जैसे ये वाला घन बनेगा, अगर हम देखें तो इसकी जो सारी भुजाएं हैं ए होंगी। इस साइड की जो सतह होगी तो इसका होगा ए गुना ए। इस तरह जो ये वाली साइड अगर हम देखें तो ये वाली सतह देखें तो इसमें ए है और ये A/2 है। अगर इस साइड में देखें तो ये A/2 है और ये ए है। तो इन दोनों की गुना, क्योंकि हमने एक लेना है तो जैसे मैं यहाँ पर ये वाला ले रहा हूँ तो इसकी जो तीनों साइडें हैं इसमें ए है, तो इसमें एक A/2 है और ये ए है। तो इसी तरह ऊपर वाले में देखें तो ये A/2 है और ये वाली ए है। तो तीसरा हो जाएगा ए गुना A/2। तो अब इनको हम गुना करके जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर A/2 तो ये A² हो जाएगा, ये A² हो जाएगा, ये भी A² हो जाएगा। नीचे इनके दो दो है तो दो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये A² हो जाएगा, ये 2A² हो जाएगा और ये A²। 2 के साथ ये 2 काट देंगे तो इनको जोड़ेंगे तो ये 4A² हो जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन जो है इसमें अगर देखें जो तीसरा ऑप्शन है वो उत्तर आ रहा है, क्योंकि ये जो अनुपात है इसको हम ज्ञात करने के लिए 6A² और 4A जो दूसरे घनाभ का आया है एक का, उनको वटा लगाकर काटेंगे तो A² से A² कट जाएगा, 3 दूनी 6, इनको 2 पर काट देंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, यानी 3:2। डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस लेवल 2 का ये सॉल्यूशन हो रहा है इस वीडियो में, जो आपके आने वाले इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है समझना इन सम को। तो अब अगला सम है जो 29 नंबर सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 8.9 सेंटीमीटर लंबे और 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में तार के टुकड़े को नया आकार दिया जाता है और एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करो। अब 8.4 सेंटीमीटर लंबे और 5.4 सेंटीमीटर 8.9 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में मोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हमें जो ये दिया हुआ है आयत की ये भुजा 5.9 है और ये 5.4 है। तो इसका जो हम परिमाप निकाल लेंगे वो जो वृत्त के रूप में मोड़ा गया है वृत्त की परिधि के समान होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वृत्त की जो परिधि है वो आयत के परिमाप के समान हो गया। वृत्त की परिधि 2πr होती है और आयत जो होगा वो होगा लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये 2 बार लंबाई आती है आयत में और 2 बार चौड़ाई, तो इसको 2 के साथ हमने गुना कर देना है। 2 गुना 14.3, तो इनको गुना करने इधर जो पाई की वैल्यू है हम y/7 लगा देंगे। 2 गुना π/7 y/7 गुना r। तो अब इनको दूसरी साइड में ले जाएंगे हम और काट देंगे तो ये 2 ऊपर आ गया। 2 गुना 14.3 था, ये दशमलव हटा दिया तो 10 आ गया। अब ये 2 नीचे आ जाएगा और y/7 का 7/22 हो जाएगा। इनको काट देंगे तो काट कर गुना करने पर इनको 13×7 91/20 आ जाएगा। अब 91 को आप जो है 20 पर डिवाइड करेंगे तो 20 चौका 80 और 11 बच गया और एक जीरो लगाई दशमलव लगाकर यहाँ पर और यहाँ दशमलव लगा दी तो 20×5 100 और 10 बच गया तो यहाँ 5 लगाया, फिर ये जीरो यहाँ से और उतार लेंगे नीचे तो फिर 20×5 100 तो ये 4.55 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन ए है 4.55 ये हमारा सही उत्तर है। जो वृत्त की हमने त्रिज्या ज्ञात करनी थी यहाँ से हमें त्रिज्या ज्ञात हो गई है। 30 नंबर सम में लिखा है एक धातु की ट्यूब की मोटाई 1 सेंटीमीटर है और ट्यूब का आंतरिक व्यास 12 सेंटीमीटर है। यदि धातु का घनत्व 7.8 ग्राम घन सेंटीमीटर है तो 1 मीटर लंबी ट्यूब का वजन ज्ञात कीजिए। तो अब आपको ये जो है एक ट्यूब दी हुई है धातु की, इसकी मोटाई है जो 1 सेंटीमीटर है। यानी ये जो ट्यूब की मोटाई है इस तरह से अगर आप देखें तो जो 2 पाइप होती हैं उनके अंदर इस तरह से ये जो होती है ये
मोटाई होती है। यहाँ पर ये वाली आपको मोटाई दिखाई दे रही है, इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके समझते हैं। तो इसकी जो मोटाई ये वाली है जो 1 सेंटीमीटर दी है, और ये जो आंतरिक व्यास है यह हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यानी ये वाली भी जो साइड रहेगी ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये सारी अगर हम देखें तो ये 12 और 1 13 और 1 14 सेंटीमीटर होगी। यानी बाहरी व्यास है जो 14 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या है जो, इसका कलर चेंज करके बताते हैं, यहाँ से ये वाली जो त्रिज्या है एक किनारे से अंदर की ओर, तो ये त्रिज्या है जो व्यास का आधा हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब आंतरिक जो हमें व्यास 12 दिया है तो आंतरिक त्रिज्या इसका आधा 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है ट्यूब का आयतन। हमने क्या निकालना है, हम पहले ट्यूब का आयतन निकालेंगे। ये जो ट्यूब है ये साइड, ये यहाँ पर ये जो जिस मेटल की बनी हुई है इसका हम आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर आयतन का फार्मूला हमारे पास होता है, जो बेलन होता है उसके आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने यहाँ पर जैसे मैंने पीछे बताया ये सारा जो हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी बाहरी व्यास है जो 14 हो जाएगा। इसका हम आधा कर देंगे तो ये हमारे पास त्रिज्या 7 आ जाएगी। इस तरह आंतरिक जो त्रिज्या अंदर वाले सर्कल की त्रिज्या हमें दी हुई है वो जो है, जो व्यास है हमें 12 दिया है तो इसकी त्रिज्या हमारे पास 6 आ जाएगी। तो मैंने आंतरिक को बड़े आर से लिख दिया, बाहरी को छोटे आर से लिख दिया। तो अब जो आयतन आएगा हमारे पास, अगर इसमें हम देखें पाई और एच को हम कॉमन निकाल लें तो अंदर ये जो बाहर का आर स्क्वायर रह गया तो बाहर की त्रिज्या 7 है, यानी 7 का स्क्वायर, और अंदर जो आर स्क्वायर रहेगा बड़े वाला तो अंदर वाली त्रिज्या 6 है तो -6 का स्क्वायर। यानी आप अगर देखें तो इसको मैं एक बार फिर से आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने पाई और एच को कॉमन निकाल लेना है। तो अब हमारे पास आर स्क्वायर माइनस बड़ा आर स्क्वायर रह जाएगा। तो छोटे आर की वैल्यू 7 है, बड़े की 6 है, तो ये भर दी यहाँ पर। अब ब्रैकेट को खोला हमने तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू हमने 22/7 लिखी, गुना एच हमारे पास जो हाइट है ये वाली, ये हमें 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 बन जाएगा। और यहाँ पर बड़ा छोटा आर 49 हो जाएगा, 7 7 49, तो छिकम 36, 49 में से 36 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी 22/7 गुना 100 गुना 13 आ गया है। तो अब हमने टोटल वजन निकालना है। तो इस वॉल्यूम को हम, जो हमें 7.8 ग्राम, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इसके साथ हमने ये जो है प्रति घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यानी 1 सेंटीमीटर का 7.8 ग्राम दिया है। तो इसको हम जो है इस वॉल्यूम के साथ गुना कर देंगे। तो ये 7.8 था, मैंने 10 नीचे लगा दिया, दशमलव हटाकर 0 के साथ 0 काट दी। अब 22 की 10 के साथ और 10 की 13 के और 13 की 78 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारे पास 2,23,080 आ जाएगा। इसको हम 7 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास लगभग 31,868 ग्राम आ जाएगा। अब हमने ये ग्राम में आ गया है, इसको हमने किलोग्राम में ऑप्शन में उत्तर है तो इसको हम 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे 31,868 को। तो 3 दशमलव छोड़कर हमने दशमलव लगा दिया 868 के बाद, तो ये 31.868 आ गया। अब ये जो है लास्ट वाले 2 हमने छोड़ने हैं, तो ये जो 6 ज़्यादा है 5 से, तो हम 8 में 1 जोड़ देंगे तो ये 31.9 ग्राम किलोग्राम जो है हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर आपने टिक लगा देना है ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन डी है 31.9, इस पर आपने टिक लगा देना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का जो अगला पार्ट है सम नंबर 31 से अगले 4th पार्ट में हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जो अन्य वीडियो हैं लेवल 2 की उनको भी देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।